हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम और आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम यूपीपीसीएस के मेंस टॉपिक के एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड को पढ़ रहे हैं। उसमें लेसन नंबर 11 है। ये लेसन नंबर 10 जो था वो पब्लिक सिविल सर्विस वैल्यूज़ एंड एथिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो आपका सेकेंड लास्ट यूनिट है ना आपके सिलेबस का, उसी का फर्स्ट पोर्शन है लेसन 10, जो कि ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, पब्लिश हो चुका है। ये उसका सेकंड पार्ट है। अभी सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे क्या क्या, एक बार समराइज़ कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लॉ के बारे में, लॉ, और फिर उसके बारे में पढ़ेंगे रेगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे कि लॉ और रेगुलेशन में क्या डिफरेंस होता है। लॉ के भी बहुत सारे टाइप्स पढ़ेंगे, जैसे कि नेचुरल लॉ होते हैं, फिर पब्लिक लॉज होते हैं, सिविल लॉज होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज पढ़ेंगे जो है कॉन्शियंस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटेबिलिटी, और इसके बाद आखिरी टॉपिक आज का होगा वो होगा एथिकल गवर्नेंस का। एथिकल गवर्नेंस हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको ज़रूर से पढ़िएगा। और केस स्टडी जो आज का होगा ना, वो थोड़ा स्पेशल काइंड ऑफ केस स्टडी है। वो थोड़ा इजी तो है, लेकिन अप्रोच क्या है उसका वो एक बार समझ लेना ज़रूरी है। और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से शायद ये वाला केस स्टडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी ने भी जब पेपर 4 इंट्रोड्यूस किया था तो वो ऐसे ही केस स्टडीज़ पूछता था। तो हालांकि मैं अभी 2012 के यूपीएससी का ही ये केस स्टडी डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो बने रहिए बिल्कुल अंत तक ताकि ये केस स्टडी आप समझ पाएँ। इसके साथ जो कि हम एक सिविल सर्वेंट की बात करते हैं, उनके लाइफ हिस्ट्री से हमें जो भी सीखने को मिलता है, तो उनके बारे में भी हम आज एक पढ़ेंगे। तो इतना सब कुछ रहेगा आज के लेक्चर में, पूरा भरमार है नॉलेज का। तो बिल्कुल शांति से बैठिए, इत्मीनान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन रहेगी कि पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि 10 जनवरी के बाद से एक नई इनिशिएटिव ग्रुप में ली जा रही है। वो ऐसी होगी कि मैं डेली 2 क्वेश्चंस पोस्ट करूँगा रेगुलरली। पहले दिन पेपर 1 और पेपर 2, और दूसरे दिन पेपर 3 और पेपर 4। ऐसे ही अल्टरनेट डेज पे पेपर 1, 2 और पेपर 3, 4 के क्वेश्चंस रेगुलरली पूछे जाएंगे, और उसी दिन शाम तक में मैं आपके सारे आंसर का फीडबैक दे दूंगा। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है। आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिएगा, ऐसा कभी नहीं मिलेगा कि सेम डे फीडबैक तो कोई नहीं देता है, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी इनिशिएटिव है। जो भी ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं आज का। सबसे पहला टॉपिक जो है आज का वो है लॉज, रूल्स, रेगुलेशन एंड कंसाइंस एज सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे लॉज के बारे में। तो हमें ये पता है कि हम कोई भी एक्शन करते हैं किसी भी सिचुएशन में, जब भी हम पढ़ते हैं तो हम एक्ट करते हैं, और वो एक्शन जो भी करते हैं वो ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई तो उसको गाइड ज़रूर करता है। तो वो जो गाइडेंस है वो कहाँ से मिलता है, उसके लिए बोला गया कि देखो 2 सोर्सेस हैं जहाँ से हमको गाइडेंस मिल सकता है। पहला सोर्स है कि हम लॉ से लें। लॉ जो भी होगा ना वो हमारे बाहर होगा, जो भी एक्ट कर रहा है एक्टर उसके बाहर होगा, क्योंकि उसके ऊपर इम्पोज किया जाता है, उसको उसके लाइफ टाइम से उसको सिखाया जाता है। फिर दूसरी बात आती है, वो आती है कंसाइंस की। जो हमारे अंदर से जो बातें निकलती हैं, सही और गलत की पहचान, वो हम लोग को कंसाइंस से आता है कि हमें क्या करना चाहिए, हाउ टू एक्ट नाउ इन दिस सिचुएशन। तो ये सिचुएशन में जब भी एक्ट करने की बात, हमारा दिमाग हमें बताता है कि देखो ऐसे ऐसे करना चाहिए, तो वो हमारा कंसाइंस होता है। इसका क्या डिफिनीशन है, कैसे लिखना है, वो सब अभी हम आगे चर्चा करेंगे। अभी पढ़ते हैं लॉ के बारे में। लॉ का नोशन में क्या समझ में आता है हमें। देखो लॉ जो है उसका एथिक्स में एक अलग से मोरल कॉनोटेशन है। हम लोग नॉर्मली अगर एलएलबी वाले अगर लॉज की बात करें तो वहाँ पे लॉ का कुछ अलग सेंस होता है, लेकिन यहाँ पे जब एथिकल डायमेंशन में हम लॉ की बात करते हैं तो यहाँ पर हुआ कि जो भी इंसान पूरे कम्युनिटी की केयर करता है, तो उसके द्वारा कुछ एक किसी रीज़न से कॉमन गुड के लिए कुछ बातें प्रोमलगेट की जाती हैं। इसी प्रोमलगेशन को, या फिर जो भी रीज़न के साथ जिस ऑर्डिनेंस को वो प्रोमलगेट कर रहा है, इसी ऑर्डिनेंस को हम लोग लॉ बोलते हैं, ठीक है। फिर से एक बार बोलता हूँ कि जो भी इंसान, जो भी व्यक्ति कम्युनिटी का ध्यान रखता है, मतलब कि गुड फॉर ऑल, सबके बारे में सोचता है, सबकी भलाई के बारे में सोचता है, कॉमन गुड के लिए, वो कोई ऐसे ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट करता है, उसी ऑर्डिनेंस को लॉ बोलते हैं। ये जो लॉ होगा ना वो हमेशा एक कोर्स ऑफ एक्शन सेट करेगा हमारे सामने, और इस कोर्स ऑफ एक्शन में हमें ये पता चलेगा कि क्या सही है, क्या पॉसिबल है, क्या जस्ट है, ये सारी बातें हमें पता चलेगी। अगर रेगुलेशन की बात करें और लॉ से डिफाइन करके देखें कि क्या अंतर है, तो रेगुलेशन क्या मतलब होता है। रेगुलेशन जो होता है वो नॉर्मली लॉज को क्लैरिफाई करने का काम करता है। रेगुलेशन इस बात पे फोकस करता है कि इंडिविजुअल गुड किस में है, जबकि लॉ जो होता है ना उसका पर्पस होता है कि वो कॉमन गुड को प्रमोट करे। लेकिन रेगुलेशंस इनके हिसाब से क्या है कि हमारे अंदर से जो हम अपने आप को रेगुलेट करते हैं उसको एथिक्स में रेगुलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो लॉज जो है वो कॉमन गुड की तरफ सिम्बलाइज करता है हमको, जबकि रेगुलेशन जो है वो इंडिविजुअल गुड के बारे में सोचता है। लॉ जो है ना वो जोग्राफिकली बाउंडेड होता है,
अपने लैंड से, मतलब कि जो भी लॉ आप मान लीजिए इंडिया में रह रहे हैं, तो आपका अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित कोई लॉ है, तो आप क्या करेंगे, उसी लॉ के अकॉर्डिंग काम करेंगे, लेकिन वो लॉ केवल और केवल इंडियन लैंड या इंडियन सॉइल पर ही एग्जिस्ट करेगा। आप अगर यूएस चले जाते हैं, अफ्रीका चले जाते हैं, या तो यूनाइटेड किंगडम कहीं पर भी जाते हैं, तो वो लॉ जो है वो अप्लाई नहीं होगा। तो इसीलिए आप अभी देख ही रहे होंगे कि जिस हिसाब से लोग भाग जा रहे हैं पैसे चुरा चुरा के, तो अगर इंडिया का लॉ लगता फिर तो उनको दबोच के लिए आ गया होता, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आ रहे हैं। चलिए कुछ तो इनिशिएटिव अच्छे भी लिए गए हैं, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो मतलब क्या है कि लॉ जो है वो ज्योग्राफिकली बाउंडेड होता है, लेकिन जो आपका रेगुलेशन होता है वो तो आपके साथ हमेशा रहेगा। आप कहीं पर भी जाओगे, वो उसको किसी ज्योग्राफिकल एरिया की ज़रूरत नहीं है, आप जहाँ पर प्रेजेंट हो वहीं पर आपका रेगुलेशन प्रेजेंट है। तो इसीलिए रेगुलेशन जो होता है वो पर्सन को बाइंड करता है, ना कि किसी लैंड को। जहाँ पर भी जाएगा उसका रेगुलेशन उसके साथ हमेशा रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर इसको और थोड़ा क्लियर करके समझा जाए, तो जैसे मानिए कि यूएस इलेक्शन हो रहा था 1992 में, तो बिल क्लिंटन साहब थे उस टाइम पे, उनसे एक सवाल पूछा गया, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था कि आपने कोई यूएस के लॉज ब्रेक किए हैं क्या? तो उन्होंने बोला कि यूएस के लॉज, मतलब बीइंग अ सिटीज़न ऑफ यूएस, उन्होंने कोई भी लॉ उस सॉइल पे, उस यूएस के धरती पे कोई लॉ ब्रेक नहीं किया है। तो अब ये बात हो गई कि ये बात होती है लॉ की, ठीक है। अभी रेगुलेशन की बात उनसे किसी ने पूछी नहीं कि आपने रेगुलेशन तोड़ा है कि नहीं, उनसे केवल पूछा गया कि लॉ ब्रेक किया है कि नहीं। लेकिन बाद में उनसे किसी ने, बुद्धिमान इंसान कोई होगा, उसने पूछ ही लिया कि अच्छा यूएस के बाहर का फिर क्या विचारधारा है। तो उन्होंने बताया कि हाँ ठीक है, मैं एक बार यूके में गया था, तो वहाँ पर मैंने कुछ नशीले पदार्थ लिए थे, ठीक है, लेकिन जो नशीले पदार्थ थे वो यूएस लैंड पे बैन थे, लेकिन यहाँ पर ठीक ठाक थे। तो उन्होंने अपने कॉलेज टाइम पे, जब यूके में पढ़ रहे थे वो, तो उस टाइम पे उन्होंने ऐसा कुछ लिया था, तो उन्होंने बता दिया ये चीज़। लेकिन इससे ये नहीं समझ में आता कि उन्होंने लॉ ब्रेक किया था, क्योंकि वो उस लैंड तक ही सीमित था। इसीलिए फिर 14 ईयर ओल्ड गर्ल्स, एक ये भी आयरलैंड का आयरिश लड़की है, एक 14 साल की, इसका एक रेप केस सामने आता है 1992 में। इसमें क्या था कि इस रेप केस के साथ ही साथ ये 14 ईयर ओल्ड गर्ल जो है वो प्रेग्नेंट है। तो अभी यहाँ का जो भी सुप्रीम कोर्ट था वो अपने लॉज के अकॉर्डिंग इसको एबॉर्शन करने के लिए बोल नहीं रहा था। उनका कहना था कि हमारे लॉ के अंदर इसको इलीगल माना गया है, तो ये अबॉर्ट नहीं हो सकता है। बात यहाँ तक बढ़ गई कि चलिए ठीक है, अगर आयरलैंड में नहीं होता है तो हम कहीं बाहर चले जाएंगे। तो इस केस में कि एक प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो किसी भी देश के बाहर जा नहीं सकती, मतलब वो ट्रैवल ही नहीं कर सकती, तो इसके बेसिस पर भी वो लॉ टिका, वो कहीं बाहर भी नहीं जा पाई। बाद में ये कह के अबॉर्ट कराया गया कि शी इज़ ट्राइंग टू सुइसाइड। तो इस बेसिस पे कराया गया कि ठीक है, अगर पर्सनल केयर की बात है, मतलब पर्सनल लाइफ थ्रेटनिंग की बात है, तो उसके चलते जो फीटस के अंदर एक लाइफ है वो कमज़ोर हो जाएगा, और जो अभी लाइफ, मतलब जो 14 ईयर ओल्ड गर्ल है उसका लाइफ बचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिवाय फीटस के। तो इसीलिए इसके चलते फिर इसका अबॉर्शन किया गया। लेकिन वहाँ पर क्या है, इतने स्ट्रिक्ट लॉज हैं कि इन लॉज के अंदर में क्या क्या हो जाता है, लेकिन रेगुलेशन ये सब नहीं करेगा। रेगुलेशन बस आपको रेगुलेट करता है, आपके अंदर की भावनाओं को, आपके एक्शंस को वो रेगुलेट करता है। लॉज का डिवीजन की बात करें तो बेसिकली 2 टाइप के लॉज होते हैं, एक होता है नेचुरल लॉज और एक होता है पॉजिटिव लॉ। नेचुरल लॉ की अगर बात करें तो ये ह्यूमन नेचर पे बेस्ड होता है, ये ह्यूमन रीज़न उसको डिस्कवर करता है और उसी के बेसिस पर ये काम करता है। लेकिन जो पॉजिटिव लॉ होते हैं ना, वो किसी के फ्री विल पे, जो कि लेजिस्लेटर होता है, लेजिस्लेटर के फ्री विल पे डिपेंडेंट रहता है, और उसके द्वारा प्रोमलगेट किए गए जो भी लॉज होंगे वो लॉ को हम लोग पॉजिटिव लॉ बोलते हैं। अभी क्या है कि नेचुरल लॉज जो होते हैं वो कभी कभी तो वेग और जनरल कंडीशंस में आते हैं, मतलब कि नेचुरल लॉज होते हैं वो जनरलाइज्ड होते हैं, वो सबके लिए लगभग लगभग सेम है, क्योंकि उनका ओरिजिन क्या है, ह्यूमन नेचर मोर और लेस सबका सिमिलर होता है। इसीलिए इस नेचर के बेस्ड पे वो लॉ जो भी बनता है नेचुरल लॉ वो जनरल होता है, और वेग इसलिए होता है क्योंकि रेशनल नहीं होते वो इतने लॉज। जैसे कि अगर वो कभी बोले कि हम किसी की हत्या नहीं कर सकते, या फिर ऐसा भी बोले कि हम किसी भी जानवर को मार नहीं सकते, तो भाई बहुत सारे ऐसे फॉरेन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे उनका स्टेपल फूड जो है वो मीट है, मतलब कि पॉर्क खा सकते हैं वो लोग, बीफ खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनका स्टेपल फूड है भाई, ये नहीं खाएंगे तो फिर उनके यहाँ पे इतना अनाज नहीं पैदा होता है,
जैसे जापान है, जापान में फ़िश बहुत खाया जाता है क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है। अगर वो फ़िश पे फुली डिपेंडेंट ना हो अपने स्टेपल फूड के लिए तो फिर वहाँ की जनता जो है तो भूखी मर जाए। तो इसलिए अब अगर हमारे अंदर का कॉन्साइंस नहीं बोलेंगे हम इसको, अभी लॉ पर ही चलते हैं कि अगर हमारे अंदर का ह्यूमन नेचर जो है वो ये इस बात को एम्फेसाइज़ कर रहा है नेचुरल लॉ के अंतर्गत कि हम किसी को मार नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर ये वो वेग हो गया ना। वेग इसलिए हो गया क्योंकि ये रेशनल नहीं है भाई। उस टाइम की सिचुएशन के हिसाब से देखा जाए तो उनको मार के खाने में हमारा भला ही है, ठीक है। और इसके चलते उनका पॉपुलेशन भी जो बिल्कुल ओवर पॉपुलेटेड ये सारे फिश या फिर जानवर होते हैं तो ये भी नहीं होंगे, तो उसका लॉजिकल रीज़न भी है प्रॉपर अच्छे तरीके से। तो इन सब के चलते क्या हो रहा है, हाई प्रोटीन डाइट है, ये सब बहुत बहुत सारे रीज़न आप दे सकते हो। तो इसके चलते क्या हो रहा है कि नेचुरल लॉ जो है वो वेग कैरेक्टरिस्टिक में आता है। तो इसी के लिए, इसकी वेगनेस को हटाने के लिए इन नेचुरल लॉज के पॉजिटिव लॉज आते हैं। पॉजिटिव लॉ क्या करते हैं, इन्हीं नेचुरल लॉज पे बेस्ड होते हैं, लेकिन बस इनको क्लैरिफाई कर देते हैं किसी प्रिंसिपल के बेसिस पे। तो अभी जब किसी प्रिंसिपल के बेसिस पे इनको क्लैरिफाई कर दिया जाता है तो ये नेचुरल लॉ पॉजिटिव लॉज बन जाते हैं और फिर इनको आप एक्सेप्ट कर सकते हो। नेचुरल लॉज जो होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं और इम्यूटेबल होते हैं। इसका मतलब ये है कि आप यूनिवर्सल का सबसे पहले मतलब तो मैंने बता दिया कि एक्चुअल में क्या होता है कि नेचुरल लॉज अगर ह्यूमन बीइंग से ओरिजिनेट होते हैं तो ह्यूमन बीइंग का जो एक कॉमन फीचर है, जो एक कॉमन बिहेवियर है, वो हमेशा सिमिलर होता है, तो इसीलिए यूनिवर्सल होता है। आप किसी भी लैंड पर जाओगे तो नेचुरल लॉज कॉमन होंगे। इम्यूटेबल इसलिए होता है कि आप मतलब कि ये चेंज नहीं हो सकते हैं। चेंज नहीं होने का क्या मतलब है कि आप किसी भी प्लेस पे चले जाओ, किसी भी टाइम लाइन पे आप अगर इसको वेरी करके देख लो तो ये नेचुरल लॉज सेम होंगे। तो इसीलिए नेचुरल लॉज यूनिवर्सल भी हैं और इम्यूटेबल भी हैं। सिविल लॉज की बात की जाए तो सिविल लॉज क्या होता है, एक तरीके का पॉजिटिव लॉ ही होता है। इसमें क्या होता है कि जो भी एक लेजिस्लेटर है वो फ्रीली प्रोमलगेट करता है और इनैक्ट करता है उन सारे लॉज को। प्रोमलगेट करने का मतलब है कि उसको फॉर्मुलेट करता है और साथ ही साथ उसको इम्प्लाई करता है, इनैक्ट करता है उसको। हमने अपने प्रियम्बल में पढ़ा है ना, वी हियर बाई इनैक्ट अडॉप्ट और कॉन्स्टिट्यूशन। ये वाला जो इनैक्ट वर्ड है ना, इनैक्ट वर्ड से क्या मतलब है कि हम इसको इन सिविल लॉज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आज ही के आज सब पे अप्लाई होगा ये। सिविल लॉज 3 चीज़ें करता है, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। जो भी नेचुरल लॉ है ना उनको डिक्लेयर कर देगा या तो रिपीट कर देगा। दूसरा कि जो भी नेचुरल लॉज हैं उनको मतलब क्लैरिफाई कर देगा कभी कभी, कि जो भी नेचुरल लॉज में जो भी बातें कही गई हैं उनको थोड़ा क्लैरिफाई कर दें, एक पॉजिटिव रीज़न उनके साथ अटैच कर दें, तो वो सिविल लॉज के अंदर में उनको अगर प्रोमलगेट करके इनैक्ट कर देता है तो वो सिविल लॉज का काम हो जाता है। फिर कभी कभी क्या होता है कि ये दे ऑफन कंसर्न इशूज़ नॉट कमांडेड और फॉरबिडन बाई नेचुरल लॉज, कि जो भी बातें नेचुरल लॉ द्वारा की गई हैं या फिर जो भी बातें नेचुरल लॉज द्वारा नहीं की गई हैं उनको भी ये उस कुछ इश्यूज़ पे कंसर्न रखते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि कभी कभी ये नेचुरल लॉ से खिलाफ भी चले जाते हैं, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया वो फ़िश वाला। तो राइट्स तो कुछ भी हो सकते हैं, लॉस कुछ भी बन सकते हैं, और इनमें से भी सिविल लॉस के जैसे ये 3 थिंग्स इन्होंने बता दी है कि ये 3 चीज़ें सिविल लॉस करते हैं। तो एकदम से ज़रूरी भी नहीं है कि हमेशा वो नेचुरल लॉस के अगेंस्ट ही हो या तो नेचुरल लॉस के फेवर में भी हो, कुछ भी हो सकता है सिविल लॉ, ठीक है। फिर अगर बात करते हैं नेचुरल पॉजिटिव और सिविल लॉस का इफेक्ट क्या होता है। नेचुरल लॉस मतलब क्या है, ये दो तरीके से इफेक्ट करता है ह्यूमन बींग्स को। सबसे पहला कि ये केवल ये नहीं बताता कि क्या सही है, ये हमारे ऊपर एक ना मोरल ऑब्लिगेशन लगाता है कि हमको हमेशा अच्छा ही करना है और बुराई को ख़त्म करना है। हमें इस बात का ध्यान ही नहीं देना है कि रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, इन सब के बेसिस पे हम किसी को डिस्क्रिमिनेट करें। हमारे अंदर का ये मोरल ऑब्लिगेशन कहता है कि हमें हमेशा अच्छा काम करना है, हमें केवल अच्छा सोचना ही नहीं है बल्कि अच्छा काम भी करना है। दूसरी बात ये है जो कि कॉमन है सभी के लिए, सभी लॉज में ये बात होंगी कि कुछ पेनाल्टीज़ होती हैं, कुछ सैंक्शंस होते हैं जो कि किसी भी नेचुरल लॉ के साथ अटैच किए जाएंगे। अगर आप इनको ओबे करते हो, इनको मानते हो, तो आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, और अगर आप इनको डिसओबे करते हो तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। जैसे कि सिंपल सी बात है, अगर आप ऑनेस्टी एक नेचुरल लॉ है मान लीजिए, तो अगर आप उसको करते हो तो आपको पूरे सोसाइटी में एक इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा, तो ये क्या है, आपके लिए रिवॉर्ड है। डिसओबे करते हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको पनिशमेंट मिलेगी, आपको सोसाइटी से बाहर कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा कि ये डिसऑनेस्ट पर्सन है या फिर आप पे किसी कोई ट्रस्ट नहीं करेगा, ये सारी बातें होंगी। पॉजिटिव लॉस क्या करते हैं, इनका क्या इफेक्ट होता है कि ये हमें पता है कि ये नेचुरल लॉ पे बेस्ड होते हैं और ये कभी कभी इनको क्लेरिफाई करने का ही काम करते हैं। तो हमेशा एक ऑब्लिगेशन इनके साथ अटैच्ड होता है कि हमें पॉजिटिव लॉ को ओबे करना है, मतलब इनको मानना ही मानना है। ये जो मोरल ऑब्लिगेशन है ना, ये इस बात पे टिका हुआ है
कि जो भी पॉजिटिव लॉ है वो नेचुरल लॉ को कंफर्म कर रहा है। मतलब कि अगर ऐसी बहुत सारी बातें होंगी जो नेचुरल लॉ कहेगा कि मानो, तो पॉजिटिव लॉ उसको मान लेगा। बहुत बार ऐसा होगा कि नेचुरल लॉ उसको कहता है कि ये वाला गलत बात है, ठीक है, इसको नहीं करना है, तो क्या होगा कि पॉजिटिव लॉ भी बोलेगा हाँ ठीक है, इसको नहीं करना है, यही एक लॉ है। तो जो भी नेचुरल लॉ बोलता है उसी को कंफर्म करते हुए पॉजिटिव लॉ भी बनाता है। तो इसलिए हमारे अंदर का जो मोरल ऑब्लिगेशन जो नेचुरल लॉ लगाता है वो और ज़्यादा इंटीग्रेट हो जाता है या और ज़्यादा फोकस्ड हो जाता है और ज़्यादा हैवी हो जाता है। तो हम इस मोरल ऑब्लिगेशन को और अच्छे से मानते हैं। बात करें अगर सिविल लॉज के इफेक्ट की, तो सिविल लॉ का हमने जैसे डिफिनीशन देखा था, इसके क्या होता है कि कुछ एजम्पशंस हैं जो कि सिविल लॉज को ओबे करने के लिए माने जाते हैं। जैसे कि एक लॉफुल गवर्नमेंट होगा जो कि ऐसा सिविल लॉज बनाएगा, उसके पास एक प्रॉपर अथॉरिटी होगी, इस अथॉरिटी के अंदर ही वो किसी लॉ को इनैक्ट करेगा। फिर बात आती है सिविल लॉज के लिए कि ये नेचुरल लॉज के कॉन्ट्ररी भी, मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा हो, द लॉज आर नॉट कॉन्ट्ररी टू नेचुरल लॉज। इसीलिए जब भी जो भी नेचुरल लॉज को फॉलो करते हैं तो वो सिविल लॉज को भी फॉलो कर लेता है। सिविल लॉज जो है वो दे आर मोरली पॉसिबल टू ओबे। मतलब कि सिविल लॉज हमेशा हमारे अंदर एक मोरल ऑब्लिगिटी या ऑब्लिगेशन लगाता है जिसको हमें उसको ओबे करना होगा। ये हमेशा कॉमन गुड की तरफ रहता है, क्योंकि लॉज जो होते हैं वो हमेशा वैसे भी कॉमन गुड की तरफ ही होते हैं। अगर रेगुलेशन होता है तो वो सेल्फ या इंडिविजुअल की तरफ रहता है। सिविल लॉज जो है वो लॉफुल अथॉरिटी है सफिशिएंटली प्रोमलगेटेड इट। ये इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि जो भी लॉ है वो सफिशिएंटली प्रोमलगेटेड है कि नहीं। जैसे कि आप रूल ऑफ लॉ पढ़ते होगे पॉलिटी में या इन सब जगहों पे, तो आपको ये सारी बातें समझ में आती होंगी कि सिविल लॉज जो है उनको कौन इनैक्ट कर सकता है। उसके पास प्रॉपर अथॉरिटी होनी चाहिए, प्रॉपर कंडीशंस के अंदर उसने लॉज को इनैक्ट किया गया हो, या तो ये देखना है कि कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इस लायक भी है कि उस लॉ को बना ले, या तो देखा जाता है कि ऑलरेडी कोई ऐसा लॉ तो नहीं है जो कि पहले से ही इस्टेब्लिश्ड है और ये जो नया लॉ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो इसके अगेंस्ट हो जाए। ठीक है, तो इसके चलते बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं, तो वो सिविल लॉज के अंदर भी वो सारी चीज़ें फॉलो होंगी। बात करते हैं कॉन्शंस की। कॉन्शंस क्या होता है कि ये एक कुछ ऐसा चीज़ है ना जो कि ह्यूमन एक्शन का जो भी मोरालिटी होता है उसको डिटरमाइन करने के लिए ह्यूमन बीइंग के अंदर से आता है। हम कोई भी एक्शन करते हैं किसी भी सिचुएशन में, कभी भी एक्ट कर रहे हैं, तो हमारी मोरालिटी को जो डिटरमाइन करता है, ऐसे एक्शंस हमारे अंदर से निकल के आते हैं, और जो भी अंदर से ये जो भावनाएं निकल के आती हैं इन्हीं को हम लोग कॉन्शंस बोलते हैं। ये एक स्पेशल काइंड ऑफ एक्ट है हमारे दिमाग का, जिससे कि हम ये बता जाते हैं कि हम किसी भी सिचुएशन में जो भी जजमेंट देते हैं वो इंटेलेक्ट से पास होते हुए, हमारे दिमाग से पास होते हुए, हमें किसी भी पर्टिकुलर एक्शन के या पर्टिकुलर एक्ट के टाइम पे हमें गुडनेस और बैडनेस की फीलिंग देता है। ये बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है। और जब भी ये ऐसा अंदर से फीलिंग हमें कुछ भी बताता है तो ये हमारा कॉन्शियस होता है। अगर डियोंटोलॉजिकल प्रिंसिपल की बात करें तो इनके हिसाब से जो कॉन्शियस है वो एक जजमेंट है। जजमेंट है हमारे इंटेलेक्ट का, एक एक्ट है। ये कोई फीलिंग या इमोशन नहीं है, बल्कि हमारा इंटेलेक्चुअल डिसीजन है जो कि हमने लिया है। तो डियोंटोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। इस पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग में हमेशा हमने ड्यूटी बेस्ड एथिक्स की बात की है। ड्यूटी बेस्ड एथिक्स क्या कहता है कि जो हम अभी कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं प्रेजेंट में, वो सही होना चाहिए। तो इसीलिए डियोंटोलॉजिकल प्रिंसिपल के हिसाब से कॉन्शियस जो है वो हमेशा इंटेलेक्ट का एक्ट होता है। मतलब हम जो भी अपने बुद्धि से या फिर जो भी अपने समझ से हम किसी भी सिचुएशन में एक्ट कर रहे हैं, जो भी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, वही कॉन्शियस है। कॉन्शियस जो है वो लॉ से डिफरेंट होता है, क्योंकि लॉ है वो एक जनरल रूल बनाता है जिसमें हम जो भी एक्शन करते हैं उस रूल के बेसिस पे वो सब लोग उसी रूल को फॉलो करेंगे। लेकिन जो कॉन्शियस है वो प्रैक्टिकल रूल देता है किसी भी स्पेसिफिक एक्शन में भी, या फिर किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में, जहाँ पर अब ऐसा तो नहीं है कि लॉ जो है वो हर सिचुएशन में बना हुआ है। अब हर सिचुएशन के लिए अगर लॉज नहीं बने हैं तो आखिर कोई ना कोई तो होना चाहिए ना जो कि हमें गाइड कर पाए कि हमें एक्चुअल में इस टाइम पे क्या कैसे बिहेव करना है। तो इसके लिए कॉन्शियस होता है। ये किसी भी स्पेसिफिक एक्शन के लिए भी हमें प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दे देता है। अच्छा, ये भी बहुत कॉमन सी बात होगी कि हमें ये सब चीज़ें पढ़ाई क्यों जा रही हैं, क्योंकि देखो आपको पता है कि दुनिया भर के लॉज हैं। अरे सिविल के अलग से लॉज हैं, ठीक है, मतलब आपके सर्विस के कोड ऑफ कंडक्ट अलग से है। आप इतने सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस देखते हो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उन सब के अंदर कुछ अलग अलग लॉज होते हैं, कुछ अलग अलग एक्ट्स होते हैं, उनके अंदर कितने सारे आर्टिकल्स होते हैं, सेक्शंस होते हैं। इतना सब कुछ समझ के पढ़ के किसी भी सिचुएशन में एक्ट करना हमेशा किसी भी सिविल सर्वेंट के लिए या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये बात उसको क्यों न समझाई जाए
कि कॉन्शियस है, कॉन्शियस हमेशा सही बताएगा। देखो अगर बात करें टीडियोलॉजी व्यू पॉइंट की भी, या तो हम इसकी भी बात करें, स्वामी विवेकानंद की भी बात करें, तो इन दोनों के ही हिसाब से ये बात तो बिल्कुल तय है कि जो भी हमारा कॉन्शियस है वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। स्वामी विवेकानंद का कहना क्या था कि जो भी इंसान है वो प्योरेस्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मतलब कि अगर उसको बिल्कुल छोड़ दिया जाए कि भाई तुम्हारे ऊपर कोई लॉज नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, अब तुम दौड़ो या फिर जो तुम्हें करने की इच्छा हो वो करो, तो अगर ऐसा हो तो ह्यूमन अगर अपने माइंड से सोचेगा तो वो अपने आप में ही सही और गलत का फैसला कर सकता है। तो इसी के चलते ये बात कही गई कि ठीक है, हम अगर सारे रूल्स रेगुलेशंस को नहीं पढ़ के समझ सकते या फिर उतना पढ़ने के बाद भी हम उन सब पे एक साथ इम्प्लीमेंट उनको नहीं कर सकते किसी सिचुएशन में, तो हमें हमेशा हमारे कॉन्शियस पे ध्यान देना चाहिए। ये कॉन्शियस जो है ये बताएगा कि हमें किसी भी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। टीलियोलॉजिकल व्यू पॉइंट से अगर देखें तो कॉन्शियस जो है ना वो हमारे ईगो आइडेंटिटी को कंप्लीट करता है। क्योंकि हम समझते हैं टीलियोलॉजिकल व्यू पॉइंट में क्या है, मतलब कि ये हमेशा बताता है कि जो भी हम फाइनल डिसीजंस लें, जो भी हमारा फाइनल रिजल्ट आए, जो भी आउटपुट आए, वो हमेशा ग्रेटेस्ट होना चाहिए सभी के लिए, मतलब सबके लिए अच्छा होना चाहिए। तो टीलियोलॉजी व्यू पॉइंट, या तो जिसको हम लोग कॉन्सिक्वेंशियलिज्म भी बोलते हैं, तो इन सब के अकॉर्डिंग क्या है कि हमें कुछ अंत में अच्छा चाहिए। मतलब कि फाइनली हमें क्या करना है, हमें अपने आप को सेटिस्फाइड रखना है, हमें अपने आप को मोरली पॉजिटिव दिखाना है। तो ये हमारे ईगोज़ होते हैं, ठीक है। तो ये ईगो को, जो भी ईगो आइडेंटिटी हमारे अंदर होती है, उनको कंप्लीट करना, उनको सेटिस्फाई करना, टीलियोलॉजिकल व्यू पॉइंट से यही कंसाइंस है। कॉन्शियस के अंदर में जो सब एवरी ईगो इज़ इन सेम सेंस ऑफ कोड ऑफ एथिक्स, ये सब कुछ होते नहीं है, बस कोड ऑफ एथिक्स है हमारे अंदर के, जो हम जिनको ईगो का नाम दे रहे हैं, ये हमें जो गाइड कर रहे हैं कि अलग अलग सिचुएशन में कैसे प्रैक्टिकली हमें एक्ट करना है, ये हमारे अंदर के बने हुए कोड ऑफ एथिक्स हैं। और ये अंदर के कोड ऑफ एथिक्स ही हमें बताते हैं कि तुम ऐसा करो तो तुम्हारा ईगो जो है, वो ईगो आइडेंटिटी वो कंप्लीट रहेगा, वो सेटिस्फाइड रहेगा। तो यही जो बताने वाला काम है, इसी को हम लोग कॉन्शियस बोलते हैं टेलियोलॉजिकल व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग। कॉन्शियस के टाइप देखें तो बहुत बेसिकली 4 टाइप के हैं इसमें। तो पहला है ट्रू कॉन्शियस। इसमें क्या है कि जजमेंट इज़ इन अकॉर्डेंस विद द फैक्ट। हमको पता है कि फैक्ट या रिजल्ट क्या होने वाला है और उसके बेसिस पे हमने जजमेंट किया, कोई डाउट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो हमेशा जजमेंट जो होगा वो हमारे ट्रू कॉन्शियस से लिया गया होगा। अगर हमें पता है कि ऑनेस्ट होना सही बात है, तो हम हर केस में ऑनेस्ट हैं और ऑनेस्ट ही रहेंगे। तो ये जो कॉन्शियस हमारा हमेशा बता रहा है, ये हमारा ट्रू कॉन्शियस है, क्योंकि ये फैक्ट बात है कि ऑनेस्ट होना चाहिए, सबको ऑनेस्ट होना चाहिए। तो इसीलिए कोई भी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है नहीं, इसीलिए ये जो कॉन्शियस है ये ट्रू कॉन्शियस है। कभी कभी कॉन्शियस जो है वो इरेनियस भी हो जाते हैं, कि अगर हमारा जजमेंट फॉल्स हो गया तो उस टाइम पे जो हमारा कॉन्शियस होगा, ज़रूरी नहीं कि सही डायरेक्शन में हमें पॉइंट आउट करे, वो हो सकता है कि इरेनियस भी हो सकता है। दूसरा कॉन्साइंस का टाइप आता है, वो है कॉन्शियस का सर्टेन कॉन्शियस। इसमें क्या होता है कि जब हमको, देखिए इसमें क्या होता है, प्रूडेंट फियर ऑफ एरर, यहाँ पर ऑफ होगा, करेक्ट कर लेना, प्रूडेंट फियर ऑफ एरर होता है। तो प्रूडेंट फियर ऑफ एरर को कैसे समझ सकते हैं हम लोग, कि हमारे अंदर ना कभी हर टाइम, जैसे मान लीजिए जो भी प्रूडेंट इंसान होगा, प्रूडेंट मतलब आप विजडम हो, आपके अंदर विजडम बहुत अच्छे है, मतलब आप बुद्धिमान इंसान हो, तो आपको ना एरर करने का डर बहुत ज़्यादा रहता है, कि ऐसा काम आप हमेशा करते हो जिसमें कोई गलती ना हो। क्योंकि जो भी एक बुद्धिमान इंसान होता है वो कम से कम चाहता है कि उससे गलतियाँ हों, और ये गलतियाँ करना ही उसकी कभी कभी डर बन जाती हैं। तो इसी डर के साथ अगर आप किसी कॉन्शियस को डील कर रहे हो, तो उसके बेसिस पे हम 3 पार्ट में देख सकते हैं, सर्टेन, डाउटफुल और प्रोबेबल। सर्टेन कॉन्शियस क्या है कि जब भी जजमेंट जो भी आप दे रहे हो, किसी भी सिचुएशन में आप एक्ट कर रहे हो, तो आपको पता है कि जो भी आपने एक्शन किया है ना, वो किसी भी फियर, मतलब किसी भी एरर का, उसमें कुछ एरर है ही नहीं। तो जो भी कॉन्शियस होगा वो हमेशा सर्टेन होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली वो वही बताएगा जो आपको करना चाहिए, और वो हमेशा सही होगा। दूसरा होता है डाउटफुल कॉन्शियस। इसमें क्या होता है, जो ये प्रूडेंट फियर ऑफ एरर है, ये पूरी तरीके से एक्सक्लूड नहीं कर पाते आप। बहुत सारे एरर आपको लगते हैं कि जो भी हम जजमेंट लेने जा रहे हैं उसमें ये भी गलतियाँ हो सकती हैं, ये भी गलतियाँ हो सकती हैं, ये भी गलतियाँ हो सकती हैं। तो ये एक डायलेमा का सिचुएशन हमारे सामने आता है। तो इस टाइम जो भी कॉन्शियस होता है ना, वो डाउटफुल कॉन्शियस आता है। आपको पता नहीं है कि कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन आपको अडॉप्ट करना है। चौथा होता है प्रोबेबल कॉन्शियस। जब यही प्रूडेंट फियर ऑफ एरर को हम लोग ऑलमोस्ट एक्सक्लूड कर देते हैं, लेकिन फिर भी 1 या 2 सिचुएशन होता है कि हाँ, हो सकता है कि कहीं ना कहीं से कुछ गलतियाँ मिल जाएँ। तो उस केस में अगर हम कोई भी जजमेंट देते हैं तो वो प्रोबेबल कॉन्शियस होता है। ये प्रोबेबल इसलिए भी है क्योंकि ये प्रोबेबल वर्ड जो है ये सक्सेसफुल के लिए डिनोट करता है, कि नॉर्मली जो भी हमारा जजमेंट होगा वो सक्सेस ही होगा या फिर वो मोरल होगा, ठीक है।
तो ये बात हो गई कॉन्शियंस की। अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल गवर्नेंस की बात करते हैं। तो अकाउंटेबिलिटी कैसे होता है? अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या है? बहुत लंबा चौड़ा डेफिनेशन, इसको ब्रेक कर करके पढ़ते हैं। अकाउंटेबिलिटी क्या होता है कि ये किसी के भी एक्शंस और डिसीजंस को इंश्योर करता है कि अब यहाँ पर अगर हम पब्लिक ऑफिशियल्स की बात कर रहे हैं तो उनके द्वारा जो भी सब्जेक्ट बनाए गए हैं, जो भी उनके द्वारा रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं, उनके ऊपर जो भी वो एक्शन और डिसीजन लेते हैं वो इंश्योर करता है अकाउंटेबिलिटी, जिससे कि गवर्नमेंट जो भी इनिशिएटिव लेता है और जो भी ऑब्जेक्टिव्स उसने बताए हैं कि लोगों की ज़रूरतों को मैं पूरा करूंगा और इसकी गारंटी देता है, तो इसी गारंटी की पहचान जो है वो अकाउंटेबिलिटी करता है। वो ये देखता है कि जो भी गवर्नमेंट ने बोला है उससे जिस कम्युनिटी का बेनिफिट होना चाहिए था, क्या वो सच में ऐसा बेनिफिट हो रहा है क्या, और यही हमें बेटर गवर्नेंस और पॉवर्टी रिडक्शन की तरफ ले जाता है फाइनली, मतलब यही अकाउंटेबिलिटी। तो अकाउंटेबिलिटी कॉन्सेप्ट की अगर और थोड़ा डिटेल में बात करें तो ये दो अलग अलग स्टेजेस पे हमको मिल सकते हैं कि दो स्टेजेस में इनको हम लोग फुलफिल कर सकते हैं। सबसे पहला आंसरेबिलिटी। आंसरेबिलिटी क्या करता है कि ये गवर्नमेंट के ऊपर एक ऐसा ऑब्लिगेशन लगाता है कि जो भी एजेंसी या पब्लिक ऑफिशियल्स इसके लिए जो भी रूल्स लॉ को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं ना, जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, वो इस हिसाब से हो कि जो भी वो एक्शन कर रहे हैं वो उसको जस्टिफाई कर पाएँ। और जस्टिफाई करना किसको है? पब्लिक को करना है, जिनके लिए आप काम कर रहे हो। तो ऐसे पब्लिक ऑफिशियल्स या एजेंसीज जो भी गवर्नमेंट की है, उनके ऊपर सबसे पहले आंसरेबिलिटी का क्या मतलब है कि उनके पास एक ना ऑब्लिगेशन आ जाता है कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हो या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड कर रहे हो, जो भी एक्शंस ले रहे हो, उन सबको पब्लिक के सामने जाके जस्टिफाई करो। और जस्टिफाई कर सकते भी हो कि नहीं, आप आंसर देने के काबिल बनो। सबसे पहला अकाउंटेबिलिटी का आधा स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरा आता है इन्फोर्समेंट। ये जो भी पब्लिक या इंस्टीट्यूशन है वो हमेशा रिस्पॉन्सिबल होती है अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए। तो उसके इंश्योरमेंट के लिए जो इन्फोर्समेंट वाला पार्ट है, इसमें बोलता है कि जो भी ऐसे पब्लिक ऑफिशियल्स होंगे या तो इंस्टीट्यूशन होगा गवर्नमेंट का, वो ये देखेगा कि जो भी ऑफेंडिंग पार्टी है उसको सैंक्शन देना है कि नहीं देना है। जो भी कॉन्ट्रावेनिंग बिहेवियर आते हैं, मतलब कि जो लॉज उसको ब्रेक वेक करते हैं, अगर वैसा बिहेवियर है तो उसको भी रेमेडी देना है या फिर उसको भी सॉल्व करने का काम करना है। मतलब अकाउंटेबिलिटी के दो स्टेप। पहला आंसरेबिलिटी की जो भी आप काम कर रहे हो पब्लिक के सामने जस्टिफाई करो कि हमने सही काम किया है। और दूसरा, अगर कोई गलती काम किया भी है तो उसके लिए आप रेमेडी दो या फिर उसको सॉल्व करने की बात करो। ये अगर दोनों बातें अगर ने इंश्योर कर ली, मेंटेन कर ली, तो आप ये समझो कि अकाउंटेबिलिटी का पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आता है, अभी मैंने दिखाऊंगा आपको, ठीक है, गवर्नमेंट वर्सेस गवर्नेंस का। चलो आप बताओ कि गवर्नमेंट और गवर्नेंस में क्या डिफरेंस है? बहुत बार सुनते होगे आपकी, दोनों बहुत ही कॉमन टर्म्स हैं, गवर्नेंस और गवर्नमेंट। आखिर इनके बीच में अंतर क्या है? चलिए मैं बताता हूँ। गवर्नमेंट जो है ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें देश का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको रूल करते हैं, रन करते हैं कुछ ऐसे लोग हैं। मतलब गवर्नमेंट ऐसे लोगों का ग्रुप है जो किसी भी देश के एडमिनिस्ट्रेशन को रूल करते हैं या रन करते हैं। मतलब कि ये एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव्स का बॉडी है जो कि किसी भी सिचुएशन में किसी भी टाइम पे स्टेट को कंट्रोल करता है और उसको गवर्न करता है, ठीक है। ये हो गया गवर्नमेंट। गवर्नेंस की बात करें तो गवर्नेंस क्या होता है? गवर्नेंस, जो भी गवर्नमेंट होता है ना, वो किस हिसाब से एक्ट करे, उसका जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, लॉज फ्रेम किए जाते हैं, वो सब सेट ऑफ रूल्स एंड लॉज क्या होते हैं? गवर्नेंस होते हैं। ये इन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव द्वारा इंप्लीमेंट किए जाते हैं। मतलब गवर्नेंस को इंप्लीमेंट कौन करेगा? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। मतलब सिंपल सी बात करें तो गवर्नेंस इज़ व्हाट गवर्नमेंट डू। गवर्नमेंट क्या करते हैं? गवर्नेंस करते हैं। गवर्नेंस में क्या होता है? गवर्नेंस में हम कुछ ऐसे रूल्स लॉज के सेट को फॉर्मुलेट करते हैं, गवर्न करते हैं, रूल करते हैं, जिससे कि पूरी सोसाइटी आगे बढ़ रही है। तो ऐसे पार्ट को हम लोग गवर्नेंस बोलते हैं, ठीक है। तो गवर्नेंस और गवर्नमेंट के अंदर में ये हो गया। एक फीचर्स की बात करते हैं, गुड गवर्नेंस के क्या फीचर्स होते हैं। सबसे पहला कि फुल रेस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट, रूल ऑफ लॉ। ये सारी बातें आपको पता ही हैं कि ह्यूमन राइट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है किसी भी लॉ के लिए, कि ह्यूमन राइट हमेशा इंश्योर होना चाहिए। इसीलिए आप देखते होंगे कि आर्टिकल 21 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इतना स्ट्रॉन्ग आर्टिकल है, सबसे स्ट्रॉन्ग आर्टिकल है इनफैक्ट, क्योंकि ह्यूमन राइट्स के वायलेशन की बात कभी कोई नहीं करेगा। इवन आप यूनाइटेड नेशन की भी बात करेंगे तो उसमें भी जो लॉज बने गए हैं वो भी ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंग ही बने गए हैं कि ह्यूमन राइट का वायलेशन किसी भी सिचुएशन, किसी भी सर्कमस्टांसेस में नहीं होना चाहिए। फिर आता है बात इफ़ेक्टिव पार्टिसिपेशन का। इफ़ेक्टिव पार्टिसिपेशन किसका? पब्लिक का, सिटीजन्स का, जिनके लिए ये लॉज फॉर्मुलेट किए जा रहे हैं, ये गवर्नेंस बनाई जा रही है।
फिर मल्टी एक्टर पार्टनरशिप, कोई ऐसा नहीं कि आप किसी एक, जैसे कांग्रेस अभी वो क्या बता रहा है, बीजेपी सरकार पे थोड़ा सा वो रोक टोक लगा रहा है ना, कि उन्होंने क्या किया है कि रिलायंस कंपनी को फेवर किया है। तो ऐसा पार्टनरशिप नहीं होना चाहिए, किसी भी एक इंडस्ट्री के साथ कर लिया या फिर ऐसा। अभी हालांकि ये बात प्रूव नहीं हो पाई है, और प्रूव क्या होगी, मतलब ऐसा कुछ है भी नहीं मेरे हिसाब से तो। लेकिन जो भी है, जो भी सिचुएशन है, उस पर बहस का मुद्दा ये नहीं है। बहस का मुद्दा ये है कि गवर्नेंस गुड तभी होगा, गुड गवर्नेंस तभी अचीव होगा जब यहाँ पे मल्टी एक्टर पार्टनरशिप होंगे, बहुत सारे लोग। केवल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की भी बात की जाए तो प्राइवेट में भी ऐसा नहीं केवल सिंगल एंटिटी के साथ क्लब कर लिया, इसमें भी अगर आप और भी एक्टर्स को इंक्लूड करा सकते हो तो इन सब के साथ मिल के पार्टनरशिप करो। ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल प्रोसेस ऑफ इंस्टीट्यूशन, प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूशन, ये तो बिल्कुल जायज़ सी बात है। वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड्स दैट्स फॉस्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये भी कॉमन से ही बात है कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आपको वैल्यूज़ की ज़रूरत है, जो एटीट्यूड की ज़रूरत है, जो सही गलत में आपको अंतर बता सके, उन सारी चीज़ों को लेके आना हर एक इंडिविजुअल के अंदर, एक इंस्टीट्यूशन के अंदर, वो गुड गवर्नेंस की ओर हमें लेके जाएगा। सॉलिडारिटी और टॉलरेंस, टॉलरेंस जो है वो हमारे सोसाइटी में इंडियन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया हुआ है कि इतनी बड़ी डाइवर्सिटी है हमारी कंट्री में, अगर उस डाइवर्सिटी को ऐसे टॉलरेंस के बेसिस पे हम नहीं देखेंगे तो इन जितने भी ब्लॉक्स में मैंने जो भी लोगों को रखे हैं ना, वो सब आपस में लड़ने भिड़ने लगेंगे। तो गुड गवर्नेंस का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा, ये आपस में ही मारपीट करने लगेंगे। तो गुड गवर्नेंस के लिए क्या चाहिए, सबके अंदर टॉलरेंस होना चाहिए। टॉलरेंस कैसे भेजा जाएगा लोगों के अंदर, या तो आप प्रॉपर एजुकेशन लेके आओ, एजुकेशन के थ्रू इनको टॉलरेंट बिहेवियर इनको करना सिखाओ, या फिर जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स को आप इस तरीके से ट्रेन करो कि वो टॉलरेंट बिहेवियर शो करें। और चूँकि वो एक आइडल इंसान होते हैं और या फिर बहुत लोग उनको एडमायर करते हैं, तो उनसे भी बहुत लोग सीखेंगे। और हमारे कंट्री में जो भी एक जिनकी इमेज बहुत सही है और फादर फिगर जिसको हम लोग समझते हैं, तो उन सभी के अंदर अगर हम लोग टॉलरेंस बिहेवियर लेके आएंगे तो कंट्री आपस में टॉलरेट ही होगा। और सबसे पहले रेशनल एजुकेशन के थ्रू भी टॉलरेंस आ सकता है, क्योंकि टॉलरेंस ना आने का वजह क्या होता है कि आप डिस्क्रिमिनेट करते हो। किसके बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, इन सब के बेसिस पे अगर आप डिस्क्रिमिनेट करना बंद कर दो तो ऑब्वियस सी बात है कि टॉलरेंस जो है वो काफ़ी हद तक अचीव हो जाएगा। फिर बात आती है एथिकल गवर्नेंस की, आज का हमारा आखिरी टॉपिक रहेगा ये। इट रिक्वायर्स दैट पब्लिक ऑफिशियल एडहियर टू द प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग अदर्स बाय सेटिंग हाई स्टैंडर्ड ऑफ मोरल कंडक्ट। एथिकल गवर्नेंस, जैसा कि अभी हमने पूरा गवर्नेंस देखा कि गवर्नेंस क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है जो कि गवर्नमेंट उनको इम्प्लीमेंट करता है। एथिकल गवर्नेंस का क्या मतलब होगा कि हम जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉर्मुलेट कर रहे हैं, जो भी प्रिंसिपल को बना रहे हैं, उसमें जो भी पब्लिक ऑफिशियल्स है वो इस बात पे टिके रहें, अड़े रहें कि जो भी स्टैंडर्ड उन्होंने सेट किया है वो हमेशा उनके मोरल कंडक्ट के बेसिस पर हो। और जो भी वो जॉब्स की बात कर रहे हैं या वोकेशन की बात कर रहे हैं, वो उसको भी ध्यान में रखें। वोकेशन के यहाँ पे क्या मतलब है कि पर्पस ड्रिवन लाइफ डिवोटेड टू वेल बींग ऑफ ऑल, मतलब ऐसा काम उनको करना चाहिए कि वो हमेशा सबकी खुशी की बात करें, सबकी उसमें सौहार्द्रता, या तो सबका बड़प्पन नहीं, मतलब क्या होगा उसको, मतलब सब इंक्रीमेंट नेचर में हो, मतलब सब ग्रोथ करें। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए ही वो पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट कर रहे हैं। तो ऐसा जो भी काम किया जाता है, ऐसे कंडक्ट को ऐसे फॉर्मुलेशंस को एथिकल गवर्नेंस कहते हैं। एथिकल गवर्नेंस के कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे कि वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी। इसके लिए एक हमारे एल्बर्ट चाचा हैं, ठीक है, एल्बर्ट चाचा, इनका नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए ऐसे ही समझते हैं। इनकी जो थ्योरी थी वो थी सबसे पहले स्टार्ट होगा एग्जिट, वॉइस और लॉयल्टी थ्योरी। इनका क्या कहना था कि जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आप उसमें अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करना चाहते हो, या फिर जैसे कि एथिकल गवर्नेंस की बात हो रही है, तो अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करने का काम आप इस हिसाब से कर सकते हो कि लोगों के पास एग्जिट का ऑप्शन होना चाहिए। मतलब कि कोई एक कंपनी है, कोई प्रोडक्ट बना रही है, अगर वो लोगों को पसंद नहीं है तो लोग उसको छोड़ के दूसरे प्रोडक्ट पे स्विच कर जाएं। ये लोगों के पास ताकत होना चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए एग्जिट करने की, ठीक है। दूसरा जो है वो है वॉइस का। वॉइस का क्या मतलब है कि आप लोगों को वॉइस दे रहे हो। वॉइस इन द सेंस कि अगर आप केवल एग्जिट करते हो, केवल एग्जिट का ऑप्शन देते हो कि भाई तुम्हें प्रोडक्ट नहीं समझ में आता है, तुम छोड़ दो, हमें नहीं मतलब है, इससे क्या होगा, आपने कुछ सॉल्व किया क्या, कुछ सॉल्व नहीं किया। लोग दूसरे पे स्विच कर गए। हो सकता है कि कोई उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाए, उनके जो भी एस्पायरेशंस हैं, उसको कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, कोई प्रोडक्ट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, और वो स्विच कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि आखिरकार प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। अभी इसीलिए आता है वॉइस। वॉइस क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन को फीडबैक प्रोवाइड करेगा। वॉइस बताएगा कि देखो हमने ये प्रोडक्ट यूज़ किया है लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम है, तो अगली बार से हम चाहेंगे कि इस प्रोडक्ट में ये सुधार
हो कि ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो। तो कंपनी बोलेगा ठीक है, आपकी इच्छा अगर ऐसी है तो ठीक है, हम उसमें कुछ चेंजेस ले आते हैं। अब वो नए प्रोडक्ट लॉन्च करेगा। लैब प्रोडक्ट जैसे ही लॉन्च करेगा तो एग्जिट वाले जितने भी लोग हैं वो कम हो जाएंगे। यहाँ पर क्या हुआ कि अगर एग्जिट वॉइस और लॉयल्टी की बात की जाए और यही दोनों चीज़ें अगर इंश्योर कर ली जाए तो हमारा लॉयल्टी जो है वो अपने आप अचीव हो जाएगा। यही अल्बर्ट चाचा का एग्जिट वॉइस और लॉयल्टी की थ्योरी है। बहुत सिंपल सी थ्योरी है, आप कहीं पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं अकाउंटेबिलिटी के मैटर में, कि लोगों को एग्जिट करने का काम केवल नहीं करना है बल्कि लोगों को वॉइस भी देना है। वॉइस मतलब जो कि आज के टाइम पे हम लोग रिड्रेसल मैकेनिज्म बोलते हैं, वो इन्होंने वॉइस का नाम दिया उसको। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि हम भी समझते हैं कि आरटीआई जब से आया है तब से हमारा गवर्नेंस जो है वो और ज़्यादा गुड हो गया है, या गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट और हमने ज़्यादा अच्छे तरीके से अचीव किया है। तो आरटीआई के आने से हुआ क्या, लोगों को वॉइस मिला कि लोग गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर सकते हैं कि आखिरकार ये उन्होंने क्यों किया, ये जो इन्फॉर्मेशन जो अभी लीक नहीं हो रही है आखिरकार इसके पीछे क्या रीज़न है, या फिर इस इन्फॉर्मेशन को पब्लिक डोमेन में लेके आया जाए। तो ये सब बातें क्या हो रही है, ये एथिकल गवर्नेंस के कुछ पैरामीटर्स को इन्फ्लुएंस करने की बात या फिर उसको इम्प्लीमेंट करने की बातें कर रहे हैं ये लोग। दूसरा जो टॉपिक है यहाँ पे और कौन कौन से पैरामीटर्स हैं वो है अब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड वायलेंस। सारे बहुत कॉमन पॉइंट्स हैं, इनको कुछ एक्सप्लेन करने का मतलब नहीं है। गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस, रीजनेबलनेस ऑफ रेगुलेटरी बर्डन, रूल ऑफ लॉ, अब्सेंस ऑफ द ग्राफ्ट। चलिए ग्राफ्ट का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। ग्राफ्ट मतलब होता है कि अनस्क्रपलेस बेनिफिट लेना, मतलब कि ऐसा कुछ बेनिफिट जो कि आपकी पोजीशन से मिलता हो और ये पोजीशन से आप किसी भी चीज़ को फेवर कर रहे हो या तो कुछ गलत कर रहे हो। इंटरनेशनल एथिक्स की बात की जाए तो इंटरनेशनल एथिक्स के फील्ड में ये ग्राफ्ट क्या होगा कि आप एफडीआई इन लोगों से, केवल गवर्नमेंट ऐसे लोगों से इन्वेस्टमेंट ले रही है जिसमें उसका पर्सनल गेन है। आपको पता चला कि कोई कंपनी आ रही है बाहर से जो कि आपके कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहती है, उसने बोला कि अगर आप हमें आने देंगे तो ऑब्वियसली बात है कि आपका मार्केट जो है वो थोड़ा क्रैश करेगा, लेकिन अगर आप हमें आने देते हैं तो इसमें से जितना भी हमारा प्रॉफिट होगा उसका 2% जो है वो आपका हो जाएगा। अभी ये $1 मिलियन कंपनी है, मिलियन नहीं $1 बिलियन कंपनी है, तो अभी आपके लिए 2% भी बहुत होगा। इतना 2% हो जाएगा कि आपके 2-3 पुश्त तो बैठ के खाए। तो अभी आपको लगेगा कि ठीक तो है कि अगर मुझे थोड़ा सा गेन हो रहा है तो इसके चलते मैं कर लूँ। तो ऐसा ग्राफ्ट जो है ये आपके मन में कभी आना नहीं चाहिए एथिकल गवर्नेंस के बेसिस पे। इसीलिए पैरामीटर्स बोला है कि ग्राफ्ट को हमेशा एब्सेंट रखना है। तो ये सारी बातें हो गई आज के टॉपिक की। सबसे पहले अब कुछ बातें जो कि केस स्टडी से रिलेटेड है, और दूसरा सिविल सर्विस एस्पायरेंट से जो भी है, सिविल सर्विस एस्पायरेंट नहीं, सिविल सर्विस जो कि ऑफिसर हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं सबसे पहले। तो आज है जो हमारे चीफ गेस्ट हैं, हमारे सिविल सर्वेंट, जिनसे जो हमें कुछ सिखा के जाएंगे, वो हैं एमपी विजय। ये तमिलनाडु के हैं, इनका पूरा नाम है एमपी विजय कुमार, और ये आईएएस हैं तमिलनाडु कैडर के। ठीक है, एमपी विजय कुमार। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा नाम है, ऐसा कुछ है नहीं। सॉरी, एक मिनट, ये हो गया। तो एमपी विजय कुमार जो थे, इनका जो है ना, इन्होंने एक बहुत ही नई इनिशिएटिव लेके हमारे सामने आए थे। इसको हम लोग बोलते हैं ABL मेथोडोलॉजी। ABL क्या मेथोडोलॉजी क्या है? एक्टिव बेस्ड लर्निंग। तमिलनाडु का सीन उस टाइम पे ऐसा कुछ था कि जो भी प्राइमरी एजुकेशन था उसके लिए बहुत सारे बजटरी एलोकेशंस होते थे, ईयर आफ्टर ईयर सब हो रहे हैं, लेकिन कुछ भी आउटकम जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में नहीं आ रहा था। हालांकि ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कि कोशिश कर रहे थे कि कुछ अच्छा हो, लेकिन कुछ भी अच्छा हो नहीं रहा था। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि एक्टिव बेस्ड लर्निंग का कॉन्सेप्ट लेके आए। इन्होंने क्या किया कि चेन्नई के 13 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऐसे थे, उनको एक साथ लिया, उनके सारे स्कूलों को, और एक साथ एक इनोवेटिव मेथड का उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन करना चाहा, जिसको हम लोग एक्टिव बेस्ड लर्निंग बोलते हैं। इसके अंदर उन्होंने क्या किया कि पहले तो पायलट प्रोजेक्ट चला, ये क्लास 1 से लेके 4 तक के बच्चों के लिए। इसके अंदर इन्होंने जो भी क्लासरूम का इन्वायरमेंट होता है वही बिल्कुल से ट्रांसफॉर्म कर दिया, कि जो भी लर्निंग डायनामिक्स हैं उनको बिल्कुल चेंज कर दो, चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन सिस्टम लेके आओ, और जो भी मटेरियल्स हैं उनको कलर कोडेड कर दो, जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं, उनको एलिमिनेट कर दो, और उसके जगह पे क्या कहते हैं, ऐसा कुछ लेके आओ जो कि उनके बिहेवियर को या तो उनके नॉलेज को अच्छे तरीके से बना पाए। तो उसके लिए एक प्रॉपर चार्ट मेंटेन करते थे वहाँ के लोग, और इस चार्ट के बेसिस पे वो सब कुछ एनालाइज करते थे। मतलब एग्ज़ाम तो हटा ही दिया था उन्होंने, तो इसको अचीवमेंट चार्ट बोलते थे वहाँ पे लोग। तो अचीवमेंट चार्ट की वजह से लोगों के जो भी परफॉर्मेंस है, बच्चों की जो भी परफॉर्मेंस है, उसको ट्रैक किया जाता था कि कितने लेवल तक ये आगे बढ़ चुका है। इसके बाद इन्होंने जो भी इसके ग्राउंड पे एक ऐसा मतलब आप समझ रहे हो कि तमिलनाडु का इस टाइम लिटरेसी रेट क्या है। ठीक है, तो
आप अगर लिटरेसी रेट में सबसे पहले केरला और तमिलनाडु का नाम लेते हो तो उसके पीछे कहीं ना कहीं इनका हाथ है। इन्होंने इस हिसाब से प्राइमरी एजुकेशन में इन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया था, और ABL टेक्नोलॉजी बहुत सारे ऐसे स्टेट्स या फिर उसी शहर के और सारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैं और भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिन्होंने इस मेथड को फॉलो किया, और अभी बहुत सारे स्टेट्स भी इसको फॉलो कर रहे हैं। इवन NCERT की किताबें जो भी हैं उनके बेसिस पर भी थोड़े थोड़े बेस्ड हैं कि जो भी एक्टिव बेस्ड लर्निंग होती है ना, जैसे कि आप देख रहे होगे कि अभी NCERT किसी बुक में बहुत ही डायलॉगिक वो कन्वर्जेशंस होते हैं कि आपने ये बातें समझ ली, अब चलिए इस बात को समझते हैं। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये है, आप इसके बारे में क्या समझते हैं या फिर आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। अगर एक एक पैराग्राफ वो समझाता है तो बगल में 2 बच्चे होते हैं, वो लड़ते रहते हैं या ऐसे डायलॉग बॉक्स बना के उनको कुछ भी वो उधर से कुछ बात करते रहते हैं कि अच्छा हमने इस चैप्टर से ये समझ लिया, दूसरा वाला उससे क्वेश्चन पूछेगा, अच्छा समझ लिया, बताओ चला इसका क्या मतलब होता है। तब आप ये पढ़ने के बाद खुद ही सोचोगे कि सही बात है, तो क्वेश्चन तो बहुत सही पूछा है, थोड़ा मैं सोच लेता हूँ। तो यही जो थिंकिंग लेवल आपका इंक्रीज़ हो रहा है ना, कि केवल मोनोटोनस बुक की रीडिंग नहीं लगानी है आपको उसके साथ कन्वर्स करना है, बातें करनी है। तो ये बातें कौन करेगा ऐसी किताब में, अगर ऐसे लैंग्वेज में चाइल्ड सेंट्रिक हो या तो कलर कोडेड हो, तो वो पढ़ने में ज़्यादा आकर्षित होती है, ज़्यादा अच्छे से लोग पढ़ते हैं, बच्चे तो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो इसी के बेसिस पे इनका ABL मेथड था, एक्टिव बेस्ड लर्निंग सिस्टम, जो कि बहुत कारगर साबित हुआ। तो ये तो बात कर ली हमने MP विजय कुमार की, ये एक IAS हैं तमिलनाडु कैडर के। बात करते हैं अपने केस स्टडी की। केस स्टडी आज का स्पेशल है, जैसा कि मैंने बताया था। तो स्पेशल किस हिसाब से मैं आपको एक बार बता देता हूँ। केस स्टडी अलग इसलिए है क्योंकि इस बार के केस स्टडीज़ में आपको ऑप्शंस मिलेंगे, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। अभी बताओ चारों ऑप्शन में आप क्या क्या करोगे, और 5वें नंबर पे जो क्वेश्चन होगा वो बोलेगा कि ठीक है अब इन चारों ऑप्शन को थोड़ा ठीक है दे दिया, अच्छी बात है, अब थोड़ा अपने मन से बताओ कि अब आप होते इस जगह पे तो क्या करते। मतलब आपको सोचने की क्षमता जो है वो थोड़ी कम कर दी गई, मतलब थोड़ा ईजी होते हैं ये, कि आपको ऑप्शंस ऑलरेडी ये लोग दे देते हैं। कहानी कुछ इस तरीके से है केस स्टडी की, कि आप जो है या तो ऐसे ही समझो कि एक पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है। पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर क्या काम होता है कि वो इन्फॉर्मेशन देता है पब्लिक को, और आपके पास एक एप्लीकेशन आता है RTI एक्ट के अंदर में। अभी आपने उस RTI एक्ट के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी थी उसको देना था, आपने उसको कलेक्ट किया और एक बार एनालाइज़ किया। जैसा ही एनालाइज़ किया आपको लगा कि ओह ये तो मेरे ही द्वारा किया गया एक काम था और इसमें तो ये गलतियाँ निकल गई हैं, और मैं ही गलती नहीं हूँ, मेरे साथ साथ जो भी कलीग हैं उनके द्वारा भी ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। तो अब आप क्या करोगे, अब आपको इतने सब कुछ पता चल गया, तो आप चाहते हो कि इसको डिस्क्लोज़ ना किया जाए, और या तो एक बोलते हैं ना कॉमोफ्लेज डिस्क्लोज़र, मतलब कि ये पार्शियल डिस्क्लोज़र करो आप, या तो आप समझते हो कि अगर मैंने इसको डिस्क्लोज़ किया तो पनिशमेंट मिलना तय है, मतलब मैं तो घेरा जाऊंगा और हो सकता है जेल वेल हो जाए, और जितने कलीग हैं वो भी धरे जाएंगे। तो अब इन सब के हिसाब से अब क्वेश्चन इस हिसाब से पूछता है आपसे कि देखो द PIO इज़ अदरवाइज एन ऑनेस्ट एंड कॉन्शियस पर्सन, कि ऑलरेडी जो PIO है वो ऐसा नहीं है कि ईमानदार नहीं है, वो ऑनेस्ट भी है, सब कुछ है। लेकिन अभी जब उसके पास ये पर्टिकुलर केस आया ना, इसके बाद से वो थोड़ा सा चेंज होना लगा, और वो आपके पास आता है एडवाइस के लिए। आप क्या हो इसमें, आप अपने आप को कुछ भी मान सकते हो, बस नॉर्मल इंसान मानना, कोई भगवान मत मानना, ठीक है। तो आपके पास आता है, मान लो आपका दोस्त है और आपके पास सलाह लेने के लिए आता है, तो आप इनमें से कौन कौन सी बातें उसको सलाह के लिए बताओगे। पहला ऑप्शन है आपके पास, KBC नहीं खेल रहे हैं हम लोग, ठीक है, पहला पहला ऑप्शन है, इसमें आप 50-50 नहीं कर सकते। पहला ऑप्शन इस हिसाब से है कि आपको इसमें साफ साफ लिखा रहेगा कि देखो जो PIO है वो इस मैटर को अपने सुपीरियर ऑफिसर तक ले जा सकता है, और उनके द्वारा की गई जो भी एडवाइसेस होंगी उन पे वो स्ट्रिक्टली अपने डिसीजंस को बेस्ड करे, ऐसा कर सकता है वो। तो आप आंसर लिखोगे कि देखो ऐसा है कि सर्विस रूल में, अगर उसकी बात की जाए सर्विस रूल की, तो उसमें तो सभी गवर्नमेंट सर्वेंट जो होते हैं वो उनको हमेशा ऑब्सोल्यूट इंटीग्रिटी मेंटेन करनी चाहिए और ड्यूटी की तरफ हमेशा डिवोटेड रहना चाहिए। तो इसीलिए अगर उनको किसी भी प्रॉब्लम के लिए उनके कोड ऑफ कंडक्ट में भी लिखा होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले किसके पास भागो, सीनियर के पास भागो। तो सीनियर के पास जाके उनके द्वारा जो भी कही गई बातें हैं उनको इम्प्लीमेंट कर दो चुपचाप से, ये सही ऑप्शन होगा। तो पहला ऑप्शन आपके लिए सही हो गया। दूसरा ऑप्शन आपको इस हिसाब से मिलता है कि देखो जो PIO है वो ऐसा कर सकता है कि उस मैटर को वहीं पे छोड़ दे, कि आपके पास RTI एक्ट के अंदर कोई भी इन्फॉर्मेशन मांगने की बात की गई है, आप उसको वहीं छोड़ दो।
सोचो कोई आएगा और जो मेरा सक्सेसर होगा वो उसको डील करेगा, मैं क्यों करूँ। या तो आप ये करो कि आप वो जो रिक्वेस्ट है ये आपके पास, वो किसी भी अपने दूसरे पीआईओ के पास वो एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दो या ट्रांसफ़र कर दो। तो अब बताओ इसमें क्या करोगे। दूसरे ऑप्शन में आप कहो कि देखो ये करना कि आप किसी दूसरे को, मतलब अपनी कमियां छुपाने के लिए आप उसको टाल दे रहे हो, ये गलत है। आप ऐसा नहीं कर सकते और ये करना आपके प्रिंसिपल्स के भी खिलाफ होगा। लेकिन अगर जहाँ तक बात है कि आप किसी दूसरे पीआईओ को ट्रांसफ़र कर दो एप्लीकेशन, मतलब उसका एप्लीकेशन, तो ये एक सही स्टेप हो सकता है। क्योंकि ये क्या होगा कि जैसे जो भी बातें होंगी फिर तो ये क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस के अकॉर्डिंग वो बाद में सॉल्व की जाएंगी कि आपके ऊपर जो भी चार्जेस लगे हैं अब वो सब बाद में डील किया जाएगा। लेकिन अगर आपको डर लगता है कि आप अपने ही खिलाफ कैसे कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे पा रहे हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आप अपने दूसरे पीआईओ को आप ये वाला जो भी एप्लीकेशन उसको ट्रांसफ़र कर दो, वो डील कर लेगा। तो ये सही है। मतलब दूसरे पार्ट में क्या मिला, पहला ऑप्शन गलत था, मतलब दूसरे पार्ट में 2 ऑप्शन दिया गया था आपको, पहला ऑप्शन गलत था, दूसरा ऑप्शन सही था। बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की। तीसरा ऑप्शन जो आपको मिला उसमें कहा गया है कि देखो जो पीआईओ है उसके पास डिस्क्लोज़ करने का इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज़ करने की बातें तो उसके कैरियर को चौपट कर देंगी। तो अब वो ऐसा कर सकता है कि वो अपने आप को बचाने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के, मतलब सिचुएशन से कॉम्प्रोमाइज़ कर ले और इन्फॉर्मेशन के कंटेंट में थोड़ी बहुत छेड़छाड़ कर ले। पहला पार्ट में मतलब इसमें ये बोला कि देखो 2 चीज़ें इसमें बोली गई। पहला इसमें बोला गया कि जिस हिसाब से वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उसमें वो लिमिटेड बातें बताए, या तो वो उस इन्फॉर्मेशन के साथ थोड़ी बहुत छेड़छाड़ कर ले। फिर 2 ऑप्शन दिया तीसरे ऑप्शन में भी। तो आप इसमें ऐसा बताओ कि देखो बात जब तक ये है कि अगर उसकी सैलरी उसकी अगर कैरियर की बात है, तो अगर वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए इन्फॉर्मेशन को बिना गलत साबित किए, मतलब बिना उसको चेंज किए, अगर वो लिमिटेड तरीके से ही प्रेजेंट करना चाहता है, तब भी ये एक तक सही है, मतलब एक जगह तक इसको सही माना जा सकता है। लेकिन अगर वो इन्फॉर्मेशन को इफ़ेक्ट कर रहा है या उसको चेंज करके फिर प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है, तो ये एथिकली भी रॉन्ग है और लीगली भी रॉन्ग है। इसके लिए तो उसको और ज़्यादा पनिशमेंट मिल जाएगी। तो ऐसा करना नहीं चाहिए। चौथा ऑप्शन जो आपको दिया गया कि आप ऐसा करोगे कि आप अपने कलीग के पास चले जाओ, जितने भी और भी गुनहगार हैं ना आपके पास, तो कि आपने अकेले गलती तो की नहीं, आपके कलीग लोगों ने भी गलती की है, तो आपने सोचा चलो एक बार इनसे भी समझ लेते हैं और समझने के बाद बताओ कि जो भी ये लोग कहेंगे उसको मैं मान लूँगा। तो इसमें भी 2 रास्ते हैं कि आपके कलीग का नेचर डिपेंडेंट रहेगा इस पर कि आप अपने आप को क्या कर रहे हो डिफेंड करने के लिए। कलीग अगर सही हैं, आप जिसमें बच जा रहे हो, तो उसमें आप कहोगे कि कलीग की डिसीजन थी, तो ऐसा नहीं करना है। अगर कलीग से डिसीजन लेने के बाद आपको पता चलता है कि जितने भी कलीग्स हैं उन सब के डिसीजंस एथिकली करेक्ट हैं और ये सब इस बात को मंजूरी देते हैं कि जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको बिना छेड़छाड़ किए हुए आप पब्लिक डोमेन में लेके आओगे, तो फिर ठीक है। लेकिन अगर कलीग ये समझा देते हैं कि भाई ऐसा है कि सब पकड़े जाएंगे, सबके घर पे बीवी बच्चे हैं, तो इतना रिस्क लेने से कोई मतलब नहीं है, एक ही तो इंसान है, इसको क्या करो टरका दो। टरकाने का मतलब होता है कि आप इसको टाल दो, बात को कि दबा दो, इसका लेटर खोवा दो या कुछ भी करो, बस इसको रिप्लाई मत दो। तो ये करना गलत हो जाएगा। पांचवा ऑप्शन जो इस केस स्टडी मिलेगा आपको, वो कहेगा कि भाई ऐसा है कि हमने बहुत ऑप्शन दे दिया, अब तुम बताओ तुम क्या करोगे। तुम्हें डिसीजन देना है, तो तुम अपने हिसाब से बताओ कि तुम अगर होते इस सिचुएशन में तो तुम क्या करते। तो आप जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस की किताब उठाओगे एग्ज़ाम के अंदर में, क्योंकि आप तो लेके जाओगे ही अपने साथ, तो उसमें से पेज नंबर खोज के लिख लेना। ऐसा तो होगा नहीं ठीक है। आप क्या करोगे, आप बताओगे कि देखो रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए, सबसे पहले सीनियर को कंसल्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो सबसे पहले मैं उसको सजेस्ट करूँगा कि वो सबसे पहले अपने सीनियर को कंसल्ट करे और अपने तरफ से, मतलब जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने ये सारी गलतियाँ जानबूझ के तो की नहीं थी, उससे गलती से हो गया, तो इसीलिए अपने उस सिचुएशन को वो अच्छे से पेश करे, मतलब उसको प्रेजेंट करे उनके सामने, अपने सीनियर के सामने, और एक अपॉलॉजी लेटर भी उसके साथ साथ चिपका दे। तो इससे क्या होगा कि उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इस एक्ट के लिए वो मजबूत हो जाएगी, और साथ ही साथ वो उसकी जो ऑनेस्टी है वो भी नहीं गई, इंटीग्रिटी भी ख़राब नहीं हुई, और जो उसके टीम मेंबर्स थे अगर हो सके तो उनकी भी कवर के लिए ये अपने लेटर में अपोलोजाइज़ कर ले। तो इससे क्या होगा, आपके कलीग के बीच से भी आपका रिलेशन बढ़िया बन जाएगा। तो ऑलवेज़ ये जो है ये एक विन विन सिचुएशन है। बस बुराई तब होगी जब आप पकड़े जाओगे
और आपको जेल हो जाएगी। तो इसके लिए डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आरटीआई एक्ट के अंदर साफ साफ ये बात लिखी गई है कि अगर कोई भी इंसान ने गलत काम किया है और आरटीआई एक्ट के अंदर उसको पता चलता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी। तो आरटीआई एक्ट को आप गलत साबित नहीं कर सकते। जब भी उसको गलत करने के लिए आप आगे बढ़ोगे तो आप समझ लो कि आप एथिकली करप्ट हो चुके हो। और ये एग्ज़ामिनर के अंदर अगर ऐसी भावना आपने बता दी कि मैं तो कुछ नहीं करूँगा और धीरे से छिपा लूँगा या कुछ भी करूँगा, तो एग्ज़ामिनर आपके सारे मार्क्स काट देगा। तो इसीलिए इस वाले सीन को या ऐसे केस स्टडीज़ को इस हिसाब से सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल होते हैं ये वाले। नॉर्मली आपको उसमें स्टेक होल्डर अप्रोच लगाना पड़ता है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। इसमें आप सिंपली, क्योंकि 200 वर्ड ये भी मिलते हैं और 200 वर्ड में आपको 5 पार्ट अटेंड करने हैं, तो मतलब सिंपली अगर देखा जाए तो आपको 40 वर्ड मिलते हैं हार्डली एक पार्ट के आंसर करने के लिए। तो आप इजीली इन सबको एक एक दो दो तीन तीन लाइन में समेटा सकते हो, समेट के पूरा आंसर अच्छे से लिख सकते हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही था, और आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और आप खुश भी होंगे बिल्कुल ऐसे। तो ऐसे ही बने रहिए, और आगे के और भी लेक्चर्स आने वाले हैं। मैंने बताया था कि ओवरऑल 15 लेक्चर्स आएंगे, ये 11th लेक्चर था। 4 लेक्चर और बचे हैं आपके एथिक्स में और ये कंप्लीट हो जाएगा। सोशल इशूज़ के 2 लेक्चर मेरे बचे हुए हैं, तो वो भी जल्दी जल्दी मैं उसको कंप्लीट करा दे रहा हूँ। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट। हैव ए नाइस डे।